Coulomb's law, right? So Coulomb's law, it states, without wasting time, we'll just go ahead with the that electrostatic force between two charges Q1 and Q2 separated at distance r by r will be फर्स्ट पॉइंट, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो उनके बीच में जो चार्ज में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, आई एम गोइंग एड विद द स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ directly proportional will be directly proportional to the product of charges, directly proportional to the product of magnitudes of two charges. दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? F is directly proportional to Q1 Q2, इनके मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये मैंने मॉड्यूलस का जो साइन लगाया, मॉड्यूलस का साइन इसलिए लगाया कि गलती से आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ और भी रख देते हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव ही आएगा। वैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो फोर्स है, फोर्स में अपन जब भी लेंगे, अपन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर अपन चार्जेस नहीं लेते हैं अपन इनके, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे चाहे ये पढ़ेंगे, तो अपन फोर्स में अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बोल रहे हैं बेटा? Q1 Q2, और उनके मॉड्यूलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। सेकंड पॉइंट, सेकंड इसी में दे रखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ distance between them, inversely proportional to the square of distance between them, दोनों के बीच के। This is equation number 1. Second equation what we are talking about, distance का whole square है ना, 1 upon distance का whole square. This is equation number 2. ये अपने पास कौन सा आएगा बेटा? equation 2. Now if you are combining, अच्छा, उस combine करने से पहले we can check, we can see that how they are separated. This is the case. This is Q1 and Q2. There are two charges. उनके directly proportional किसके है? Product of two charges. उनके magnitude के and inversely proportional to the square of the separation. So these are two equations. Now, two equations from equation 1 and 2. F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. F is equal to K Q1 Q2 over R square. This will be the value of force. यदि अपन दोनों चार्ज यूनिट ले रहे हैं तो K का वैल्यू कितना आएगा वो चीज बता रहा हूं अभी, हर बार हर केस में। So F is equal to K Q1 Q2 upon R square, ठीक है। K is इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट Q1 Q2, K को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। नाउ if Q1 is equal to Q2 is equal to 1 coulomb and R is equal to 1 meters, यदि ऐसा ले रहे हैं अपन, then F would be equal to K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इस K का वैल्यू आएगा अपने पास 9 into 10 to power 9 न्यूटन्स, राइट। ये फोर्स का वैल्यू आता है, और K का वैल्यू आप K के अलावा जो बाकी वैल्यूज रखी वो तो कितना हो गया? 111। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? K के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और 9 into 10 to power 9 न्यूटन आएगा इसका वैल्यू। अच्छा, टू सिंप्लीफाई दिस वैल्यू, अच्छा डायरेक्टली क्या समझ आ गया? मैंने ऐसे थोड़ा बता दिया कि दो चार्ज हैं, वो दोनों के दोनों यूनिट चार्ज है, उनके बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो कितना है अपने पास? 1 मीटर है। सो वो कितना हो जाएगा अपने पास? R is equal to 1 मीटर। सो वो 1 मीटर कुछ इस तरीके से होगा। सो इट वुड बी F is equal to K, K का वैल्यू कितना आएगा अपने? 9 into 10 to power 9। बट K का जो वैल्यू होगा यहां पर, K वुड बी इक्वल टू
k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 4 पाई अगेन इज अ कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट है, नाम रखा हुआ है इसका प्रिमिटिविटी। प्रिमिटिविटी अपन इसको कांस्टेंट को अपन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि प्रिमिटिविटी सर अपन इसको डिफाइन प्रिमिटिविटी से क्यों बोलते हैं, है ना। के को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के अलावा इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं अपन, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, इनका के का और इनका जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करते हैं, दोनों जो चार्ज उनके बीच में क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करता है, इसलिए अपन इनको डिफाइन करते हैं प्रिमिटिविटी के टर्म्स में। सो एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज नॉट और ओ स्टैंड्स फॉर ओपन मीडियम, प्रिमिटिविटी ऑफ ओपन मीडियम, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज 8.85 into 10⁻12 एंड दैट वुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। किसका वैल्यू होगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आएगा। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट के बाद यदि ये वैल्यू यहां पुट करते हैं 4 पाई इसमें एप्सिलॉन नॉट का, तो यहां पे के का वैल्यू वापस से कितना आता है, 9 into 10⁻9 ही आता है, ध्यान रखना है इस चीज को। सो ये दोनों इस तरीके से होंगे। अच्छा, टू सिंप्लीफाई दिस थिंग, hence force can be expressed as बेटा के यहां पे लिया था, के का वैल्यू क्या लिया अपने सिंप्लीफाई करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ज्यादा हो तो यहाँ पे मॉड्यूलस लगा लेना बेटा, और मॉड्यूलस अपन को ये आइडिया दे देगा कि Q1 और Q2 का अपन सिर्फ और सिर्फ क्या लेने, वहां पे जो मैग्नीट्यूड है उसकी बात कर रहे हैं। वन चार्ज इज टेकन एज 2 कूलम, अनदर चार्ज इज टेकन एज 4 कूलम। सो 4 into 2 का और उनका पॉजिटिव नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, पॉजिटिव हुआ दोनों तो रिपेल कर जाएंगे, और नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो दोनों क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट। अपन को सिर्फ उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। सो लेट्स डू नॉट गेट इनटू टेक्निकलिटी इनटू मोर इनटू दिस थिंग। अपन को सिंपली अपन को फॉर्मूला ही काम में आएगा, और फॉर्मूले के हिसाब से अपन को चीजें सॉल्व कर रही हैं यहां पर। सो दिस इज इक्वल टू एफ, दैट्स वन थिंग। Now, force can be expressed as this one. Now, next thing would be F is into Newton. F is a vector quantity. That thing we know. बट अभी तक हमने ओपन मीडियम के लिए बात करा, इसका वैल्यू फिक्स होता है, पर इसके अलावा हम बात करें कि कोई मीडियम प्लेस कर दे, देन व्हाट वुड बी द फॉर्मूला, ठीक है। सो इफ मीडियम इफ अ मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज हैं उनके बीच में यदि हमने मीडियम रख दिया तो क्या होगा बेटा, Q1 Q2। इफ यू हैव केप्ट सम मीडियम, यहां पे कोई ना कोई मीडियम आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, सेपरेशन दोनों के बीच में कितना होगा बेटा, R। सेपरेशन वुड बी R, Q1 Q2, सेपरेशन कितना है अपने पास R। F का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा बेटा, F। हियर इट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, उसी पे डिपेंड करेगा। तो यदि मैं और सीधा इसको फॉर्मूले को लिखूं तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यहां पे एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा लगाया जो कि एप्सिलॉन नॉट के साथ लगाया मैंने। एप्सिलॉन आर एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है जो भी आप मीडियम रख रहे हो। पता चला आपने ग्लास स्लैब रख दी, या वुड ब्लॉक रख दिया, या आपने फिर कंक्रीट का कुछ एक ब्लॉक रख दिया उन दोनों के बीच में, या मेटल रख दिया कुछ उनके बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स हर केस में क्या होगा, अफेक्ट होगा उन दोनों के बीच में। दोनों जो चार्जेस हैं दोनों के बीच में फोर्स अफेक्ट होगा डिपेंडिंग ऑन द मीडियम व्हाट वी आर प्लेसिंग देयर, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम व्हाट वी आर प्लेसिंग हियर। सो Q1 Q2 के बीच में अपने पास डिस्टेंस कितना है, R, एंड यहां पे एप्सिलॉन R बोलते हैं अपन इसको। सो रिलेटिव, इसको R स्टैंड्स फॉर रिलेटिव, O स्टैंड्स फॉर ओपन मीडियम, open space, R stands for relative. So epsilon R is equal to relative permittivity
ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। रिलेटिव क्यों बोलते हैं इस वर्ड को, रिलेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इस मीडियम होके रिलेटिव है, डायरेक्ट कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये Q1 है, ये Q2 है। यदि ओपन मीडियम रहेगा तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है। ओपन मीडियम में क्या क्या लेते हैं अपन, या तो अपन क्या लेंगे वैक्यूम या फिर एयर लेंगे, उसको ओपन मीडियम बोलते हैं। वहां डायरेक्ट अपने पास आ रहा है, डायरेक्ट दोनों के बीच में फोर्स होता है, और वहां रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, एब्सोल्यूट 1, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर डिफरेंट यदि अपन मेटेरियल्स की बात करें तो अलग अलग हुआ एप्सिलॉन आर का वैल्यू। अच्छा, ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, इसको डिफाइन भी करेंगे अपन किस तरीके से होगा। सो आई कैन टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 4। नाउ एप्सिलॉन आर की कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है। सो एप्सिलॉन आर इज अ यूनिटलेस एंड dimensionless constant. Epsilon r is a unitless and dimensionless constant. So epsilon r would be equal to epsilon r, value of epsilon r is different for different mediums. Epsilon r is different for different mediums. Now, epsilon r is also called as, बेटा ये इसके बारे में की पॉइंट्स है सारे के सारे, you can continue to note down alongside. Epsilon r is also called as dielectric constant. क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, एप्सिलॉन r is also called as dielectric constant. और एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना होगा बेटा, इक्वेशन इसको f डैश लिख रहा हूं मैं बेटा, सेम हो जाएगा एल्स। इसको क्या लिख रहा हूं मैं, f डैश, जब मीडियम की बात करने तो उसको f डैश। एप्सिलॉन r is also डिवाइडेड बाय, ये स्मॉल है, यहां पे बड़ा गड़बड़ कर देते हैं कई बार बच्चे। ये स्मॉल क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को स्मॉल के से डिनोट करते हैं। और यदि हम कैपिटल के की बात कर रहे हैं, कैपिटल के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं अपन उसको। कैपिटल के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, जो कि यूनिट जिसकी यूनिट होती है और डायमेंशन भी होती है जिस कांस्टेंट की। अच्छा, यहां पर इसको फर्दर यदि अपन सॉल्व करें, इफ आई डिवाइड इक्वेशन 4 by 3, इक्वेशन 4 में 3 को डिवाइड कर दूंगा, देन व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन हियर, नेक्स्ट स्टेप चिल्ड्रन, dividing equation 4 by 3, f dash upon f is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 upon r square upon 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद f dash upon f is equal to कितना आएगा, 1/, epsilon r। यदि हम इसको फ्लिप कर दें, f upon f dash is equal to epsilon r, क्या होगा, कौन सा ज्यादा है, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, ध्यान रखना। सो फोर्स जो ओपन मीडियम में होगा वो फोर्स ज्यादा होगा हमेशा, और जो रिलेटिव मीडियम में जो फोर्स है वो हमेशा कम होगा। इसी को अपन एप्सिलॉन आर को क्या लिख सकते हैं बेटा, ये इनके बीच में f फोर्स अपॉन फोर्स, तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। सो f अपॉन f डैश इज इक्वल टू कितना है अपने पास, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या क्या होगा, अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग वैल्यू, उन सबको भी लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर मैं। फिर अपन डायमेंशन की बात करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन की, जो कि हमने नहीं लिखा है अभी तक। वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन आर, सबसे पहले किसके लिए बात करें बेटा, एयर के लिए बात करेंगे। सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1.003, ठीक है, जिसको अप्रोक्स 1 लेते हैं अपन, ये 1 वैल्यू होती है। वैक्यूम
एप्सिलॉन आर कितना आएगा, एप्सिलॉन आर 1.003, ये 1 होगा। वैक्यूम कितना होगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1। ग्लास एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 to 20, वेरीज। क्यों वेरी करता है, हर तरीके का ग्लास अलग अलग एक्ट करता है। इसमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा, दूसरा अपने पास टिंटेड ग्लास होगा कि कोई ज्यादा डार्क है कोई कम डार्क है, हर किसी के लिए वैल्यू क्या होती है अलग अलग। सो 8 to 20 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, एप्सिलॉन आर की। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है वो होता है वाटर। वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है बेटा 81। आपको क्वेश्चन में कहीं सॉल्व करना हो तो आप इसको 80 लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट एग्जैक्ट वैल्यू यदि आपसे कोई पूछे, यदि दोनों ऑप्शन, देयर आर फोर in an objective question, if these are two which are given in the options, then you have to mark 81 as correct option. That's the most appropriate answer, children. बट आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो तो 80 से कर लेना, थोड़ा इजी पड़ेगा। 81 से सोचने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स क्या वैल्यू अपन लेके, क्या पता अपन को कुछ ऐसा दे रखा हो जिसमें 9 के बारे में बात करी हो। सो 9 into 9 वहां से कैंसिल आउट होके अपने पास 81 के टर्म्स में कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसको 9 उसको 81 लेके सॉल्व कर लेना। देन डू नॉट गो एड विद द 80, दैट डिपेंड्स कि क्या दिया है उसके हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट एक और आता है लास्ट में, मेटल्स, ऑल मेटल्स एप्सिलॉन आर वुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट। कितना होता है बेटा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट।